हेलो गाइस, आज का जो हमारा एमएच अब्राहम का वीडियो है, ये थर्ड वीडियो है। यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि इम्पॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए वही डिस्कस कर रहे हैं और कुछ अनयूजुअल चीज़ें हैं उसको हम छोड़ रहे हैं। ठीक है। एम्बिग्यूटी का मतलब देख लेते हैं। एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है? एम्बिग्यूटी का मतलब होता है, पहले ये देख लेते हैं एम्बिग्यूटी टर्म को किसने कॉइन किया है। तो विलियम इब्सन इज़ द पर्सन हु इज़ द स्टूडेंट ऑफ आई रिचर्ड्स। ठीक है। आई रिचर्ड्स के जो कि स्टूडेंट होते हैं विलियम इब्सन ने एम्बिग्यूटी वर्ड को टर्म को कॉइन किया है। ठीक है। इनका वर्क आता है 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी 1930 में। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, आप आपके एग्ज़ाम के लिए देख लेते हैं। In order usage, ambiguity is applied to a fault or fault in style. एम्बिग्यूटी का जो प्रयोग होता है किसी भी स्टाइल में फॉल्ट हो जाना, गलती ला देने के लिए अप्लाई किया जाता है। और एम्बिग्यूटी का जब अर्थ देखेंगे तो इसका मतलब होता है दे आर एक से अधिक किसी शब्दों का अर्थ हो, तो उसी को जहाँ पे द्वय अर्थ हो, जहाँ पे अर्थ अस्पष्ट हो, कि या फिर एक तरीके से ये भी कह सकते हैं किसी चीज़ को समझने के लिए एक से अधिक तरीके हों, उसको भी हम आप एम्बिग्यूटी बोल सकते हैं। और एक ये भी होता है कि अगर किसी कोई शब्द आपको समझ नहीं आ रहा है और उसके एक से अधिक मतलब हो और उसमें अस्पष्टता हो, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड एम्बिग्यूटी। ठीक है। तो किसी भी स्टाइल के फॉल्ट के लिए एम्बिग्यूटी शब्द को अप्लाई किया जाता है। दैट इज़ यूज्ड ऑफ that is the use of a vague equivalent term or expression when what is wanted is precision and particularity of reference। तो इस शब्द का मतलब कि इस तरह का शब्द का अस्पष्ट तरीके से इस टर्म का और एक एक्सप्रेशन के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है। आगे देख लेते हैं। Since William Ibsen published 7 type of ambiguity in 1930s, जब विलियम इब्सन ने 1930 में 7 टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी को पब्लिश करवाया था। इसमें ये क्या कहते हैं, अब यहाँ पे इसके मतलब को देखते हैं। द टर्म हैज़ बीन वाइडली यूज्ड इन क्रिटिसिज्म। ये टर्म जो है वाइडली क्रिटिसिज्म के लिए यूज़ होता है टू आइडेंटिफाई अ डेलिबरेट पोएटिक डिवाइस। और एक किसी डेलिबरेट पोएटिक डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। द यूज़ ऑफ सिंगल वर्ड और एक्सप्रेशन टू सिग्निफाई टू और मोर डिस्टिंक्ट रेफरेंसेस और एक्सप्रेशंस और मोर डाइवर्स एटीट्यूड्स और फीलिंग। तो इसमें क्या होता है, एक से अधिक डिफरेंट एक सिंगल शब्द के या फिर किसी सिंगल एक्सप्रेशन के एक से अधिक, दो से अधिक जो रेफरेंसेस होते हैं, जो मतलब होते हैं, ठीक है, डाइवर्स एटीट्यूड होते हैं, फीलिंग होती है किसी चीज़ को देखने के लिए, वो दिखाता है। जैसे कि मैं स्टार्टिंग में भी बोली थी कि किसी चीज़ को समझने के लिए आपसे एक से अधिक तरीक़ों का यूज़ कर सकते हो, दो से अधिक तरीक़ों का यूज़ कर सकते हो। ठीक है। उसी तरीके से इसी एम्बिग्यूटी में है मतलब कि एक चीज़ को समझने के लिए एक से अधिक तरीके होना। ठीक है। और किसी चीज़ को आप समझ रहे हो उसमें एक से अधिक अर्थ निकल जाना। ठीक है। बट अर्थ उसका जो वर्ड का जो मीनिंग है आप उसमें अस्पष्ट ही हो। ठीक है, अस्पष्ट ही हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एम्बिग्यूटी। यहाँ पे मल्टीपल मीनिंग्स होंगे और इसको प्लेजरिग्नेशन भी बोलते हैं। एम्बिग्यूटी मतलब कि इसका अल्टरनेट टर्म जो होता है मल्टीपल मीनिंग होता है, प्लरीसिग्नेशन होता है। अब इसको देख लेते हैं ये क्या है, इसमें क्या बताते हैं कि मल्टीपल मीनिंग एंड प्लरीसिग्नेशन आर अल्टरनेटिव टर्म फॉर दिस यूज़ ऑफ लैंग्वेज। मल्टीपल मीनिंग एंड प्लरीसिग्नेशन ये जो है अल्टरनेट टर्म है इस टर्म के लिए, इस लैंग्वेज के लिए। ठीक है। मतलब कि एम्बिग्यूटी का मतलब होता है मल्टीपल टाइप्स ऑफ मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। ठीक है, या फिर फीलिंग्स या फिर एटीट्यूड। और प्लरीसिग्नेशन का भी मतलब वही होता है। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि और यहाँ पे क्या होता है कि दे हैव द एडवांटेज ऑफ अवॉइडिंग द पेजोरेटिव एसोसिएशन विद द वर्ड एम्बिग्यूटी। तो यहाँ पे प्लरीसिग्नेशन और मल्टीपल मीनिंग का मतलब यहाँ पे अल्टरनेट टर्म होता है जिसका ये मतलब होता है कि अपमान शब्दों में, एम्बिग्यूटी में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग ना करना ही प्लरीसिग्नेशन कहलाता है, मल्टीपल मीनिंग्स कहलाते हैं। When Shakespeare's Cleopatra excited the gasp of frenzy,
सेज एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा एक्ट 5th सीन 2nd। तो यहाँ पे एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा का एग्जाम्पल दिया गया है जो कि एक एम्बिग्यूटी का बेस्ट एग्जाम्पल है और आपके टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन के लिए किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टर्म। ठीक है, ये लाइंस देख लेते हैं। Come thou mortal wretch with thy sharp teeth, this not intricate of life at once you untie. Poor venomous fool, be angry and dispatch. हाँ, तो ये यहाँ पे एम्बिग्यूटी यहाँ पे जो मतलब है, यहाँ पे एम्बिग्यूटी का एक बेस्ट एग्जांपल है क्लियोपैट्रा, और यहाँ पे एक फ्रेंजी एक्साइटेड चीज़ें ये क्लियोपैट्रा बोलती है, कहती है कि कम दाउ मॉर्टल ब्रिज, कहती है कि कम हे अभागा, हे अमर अभागी मेरे पास आओ, विद दाई शार्प टीथ दिस नॉट इंट्रिसिकेट। और ये अभागा किसके लिए किसको बोलता है, ये बोलती है सॉरी, ये उस सांप के लिए बोलते हैं जो लास्ट में अपने आप को बाइट करवा कर, क्लियोपैट्रा लास्ट में अपने आप को बाइट करवा करके अपने आप को ख़त्म कर लेती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट थिंग्स। ठीक है, विद दाई शार्प टीथ दिस नॉट इंट्रिसिकेट ऑफ लाइफ एट वंस अनटाई, पुअर वेनमस फूल बी एंग्री एंड डिस्पैच। कहते कि अपने तीखे दांतों से तुम इस जो नॉट है, जो गांठ है, उस गांठ को, यानी जीवन का मृत्यु का से जुड़ा हुआ जो ये गांठ है उसको आप अनटाई कर दो, उसको खोल दो, और अपनी वेनमस फूल, पुअर वेनमस फूल मतलब कि उस सांप को बोलती है, जहरीली मूर्ख व्यक्ति मतलब कि सांप, बी एंग्री गुस्से में हो जाओ, एंड डिस्पैच, और पूरी तरीके से तुम तहस नहस कर दो एक तरीके से। तो यहाँ पे उस सांप से अपने आप को कटवाने का बात करती है। ये लाइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये दिमाग में रखिएगा, यहाँ पे एम्बिग्यूटी का यूज़ किया गया है। आगे जाते हैं, यहाँ पे समझाया गया है कि हर स्पीच इज़ रिचली मल्टीपल इन द सिग्निफिकेंस। फॉर एग्जाम्पल मॉर्टल मीन्स फैटल और डेथ डीलिंग। मॉर्टल का यहाँ मतलब क्या है, बैटल एंड डेथ डीलिंग है। एंड एट द सेम टाइम मे सिग्निफाई दैट द आस्प इज़ इटसेल्फ मॉर्टल। और कभी कभी ये भी सिग्निफाई कर दो जो आस्प होता है, दैट मीन्स वो जो सांप होता है वो खुद में ही एक मॉर्टल होता है, और सब्जेक्ट टू डेथ, और इस एक सब्जेक्ट होता है डेथ के लिए। ठीक है, रज इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट सर्व्स एज एक्सप्रेस बोथ कंटेम्प्ट एंड पिटी। और जो रज शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ पे दो अर्थ के लिए किया गया है, फर्स्ट इज कंटेम्प्ट और सेकेंड इज पिटी। ठीक है, Cleopatra goes on to refer to the asp as my baby, my breast that sucks the nurse asleep। तो यहाँ पे क्लियोपैट्रा उस एस्प यानी कि उस सांप को अपना बेबी की तरह बोलती है कि एट माई ब्रेस्ट दैट शक्स द नर्स asleep। ठीक है, इस तरीके से वो उस सांप को अपना बेबी कहती है, और ये लाइन कहती है, ये लाइन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, माई बेबी एट माई ब्रेस्ट दैट सक्स द नर्स asleep। आपके पीजीटी एलटी सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये लाइंस आप फोकसली ध्यान में रखिएगा। एंड द टू मीनिंग ऑफ द डिस्पैच, डिस्पैच के भी दो मतलब है, मेक हेस्ट जल्दी करो या फिर मार दो, आर इक्वली रेलिवेंट, दोनों ये मतलब है इक्वली रेलिवेंट है। तो यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स जो मीनिंग है मॉर्टल के जैसे फैटल हो गया, डेथ डीलिंग हो गया, रेज के हो गया, और आपके डिस्पैच के हो गया। तो यहाँ पे जो मल्टीपल मीनिंग्स है किसी शब्द के, वहाँ पे यहाँ पे इसी चीज़ को समझाने की कोशिश की है हम। ठीक है, आगे जाते हैं। एक और भी पोर्टमांटो वर्ड आता है, ये स्पेशल टाइप ऑफ मल्टीपल मीनिंग है। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ मल्टीपल मीनिंग को कन्वे करता है पोर्टमांटो वर्ड। क्या है पोर्टमांटो वर्ड, इसको देखते हैं। पोर्टमांटो डिजाइनेट्स a large suitcase that opens into two equal compartments and was introduced into literary criticism by Humpty Dumpty। तो यहाँ पे क्या होता है कि पोर्टमांटो का मतलब ये होता है कि एक लार्ज सूटकेस को ओपन करना, जैसे कि एक बड़ा सा सूटकेस हो, उसको आप दोनों पार्ट मतलब कि जब ओपन करते हो तो दोनों का अपना अलग अलग इक्वल पार्ट में वो अलग होता है। तो ये इसका मतलब होता है। ठीक है,
एक लार्ज सूटकेस हो, उसको आप ओपन करते हो तो टू इक्वल कंपार्टमेंट, उसके जब आप सूटकेस ओपन करते हो दोनों के अलग अलग कंपार्टमेंट, इक्वल कंपार्टमेंट एक ही साइज़ के निकलते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड पार्टमांटो। और इसको मतलब इस टर्म को किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो हम्फ्री डम्प्टी ने किया था। ठीक है, हम्फ्री डम्प्टी ने किया था, ये दिमाग में रखना है। और यहाँ पे जैसे कि इसके मतलब को बताने की कोशिश करते हैं लेवाइस कैरोल थ्रू द लुकिंग ग्लास के थ्रू। यहाँ पे ही इज़ एक्सप्लिसिकेटिंग टू एलिस द मीनिंग ऑफ ओपनिंग लाइन्स ऑफ जॉबरवॉकी। It was brilliant, and the slithy tops did gyre and gimble in the wave। तो ये यहाँ पे पार्टमांटो का एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, आप ये इतना इम्पॉर्टेंट लाइन नहीं है, बट यहाँ पे आप ये दिमाग में रखिएगा पार्टमांटो शब्द का मतलब क्या होता है। ये स्पेशल टाइप ऑफ मल्टीपल मीनिंग होती है। और पार्टमांटो का मतलब क्या होता है, मतलब उसको किसने इंट्रोड्यूस किया है, तो हम्फ्री डम्प्टी ने इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है कि एक बड़ा सा सूटकेस जो कि ओपन होता है इक्वल कंपार्टमेंट में। ठीक है, इक्वल कंपार्टमेंट में अलग होता है, खुलता है, तो उसको बोलते हैं पार्टमांटो। ठीक, आगे जाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ओवर रीडिंग। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे एम्बिग्यूटी का एक रिज़ल्ट ये भी होता है कि जब आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट को बार बार पढ़ते हैं, ठीक है, बार बार पढ़ते हैं, तो आप उसमें देखते हैं कि बहुत सारी अलग से मीनिंग निकल के आता है। तो जो ओवर रीडिंग करने के बाद में जो अलग से मीनिंग निकल के आती है, तो उसी को ओवर रीडिंग कहते हैं। वो भी एम्बिग्यूटी के ही अंतर्गत आता है। ओवर रीडिंग का मतलब क्या होता है, एक्सेसिवली इंजीनियस, ओवर ड्रॉन एंड समटाइम्स कंट्राडिक्टरी एक्सप्लिकेशन ऑफ ए लिटरेरी वर्ड और फ्रेज पैसेज। किसी लिटरेरी वर्ड का या फिर पैसेज का बहुत ज़्यादा यूज़ कर देना, बार बार प्रयोग कर देना ही एक एम्बिग्यूटी का एक रिज़ल्ट होता है। ठीक है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क थे जो कि इम्पॉर्टेंट थे। यहाँ ये चीज़ देख लेते हैं कि विलियम इब्सन का जो क्रिटिकल एक वर्क है द क्रिटिकल अचीवमेंट, ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और ये देख लेते हैं कि R.S. क्रेन 1952 में आए हैं। तो R.S. क्रेन ने स्टार्ट किया था, ये मतलब कि प्रिकर्सर है शिकागो मूवमेंट के। ये R.S. क्रेन जो होते हैं शिकागो मूवमेंट के प्रिकर्सर होते हैं। ये पॉइंटेड चीज़ें दिमाग पे रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। चलिए, अब आगे आ जाते हैं एंटी हीरो के ऊपर। एंटी हीरो, तो पहले अच्छा देख लेते हैं एम्बिग्यूटी में हमने क्या क्या पढ़ा था। पहले इसको देख लेते हैं शॉर्ट में, कंसाइज करके एक बार देख लेते हैं। हाँ, एम्बिग्यूटी के एक से अधिक मतलब होते हैं, और किसी वर्ड को एक से अधिक बार समझने के लिए, मतलब एक से अधिक तरीके यूज़ करना समझने के लिए, ये भी एम्बिग्यूटी का अर्थ होता है। और 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी किसका वर्क है, विलियम इब्सन का। दिमाग में रखिए कि एम्बिग्यूटी के लिए इंपॉर्टेंट है। एम्बिग्यूटी टर्म को किसने कॉइन किया है, तो विलियम इब्सन ने कॉइन किया है। एम्बिग्यूटी का अल्टरनेट मीनिंग जो होता है, मल्टीपल मीनिंग भी आप बोल सकते हैं इसको, और प्लेरिसिग्नेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और मल्टीपल मीनिंग और प्लेरिसिग्नेशन का मतलब यही होता है कि अपमानजनक शब्दों का प्रयोग ना करके किसी शब्द पैसेज को बताना। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं मल्टीपल मीनिंग एंड प्लेरिसिग्नेशन। और यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है शेक्सपियर की एंटोनियो क्लियोपैट्रा में से एक्ट 5 सीन 2 के बारे में, जहाँ पे क्लियोपैट्रा का ये वो आता है, स्टेटमेंट आता है, कम दाउ मॉर्टल विच विथ दाई शार्प टीथ दिस नॉट इंट्रिसिकेट ऑफ लाइफ एट वंस अनटाई पुअर वेनमस फोल बी एंग्री एंड डिस्पैच। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे मीनिंग है, मैंने नीचे बता दिया है। आगे हैं पॉर्टमांटो इसी के अंतर्गत आता है। ये स्पेशल टाइप ऑफ मल्टीपल मीनिंग होती हैं। पॉर्टमांटो का स्पेशल टाइप ऑफ मल्टीपल मीनिंग होती है, ये दिमाग में रखिएगा। अब पॉर्टमांटो का मतलब क्या होता है, एक लार्ज, जैसे डिज़ाइन किया जाता है एक लार्ज सूटकेस, जैसे एक बड़ा सा सूटकेस होता है वो इक्वल फॉर्म में खुलता है, तो उसी तरीके से पॉर्टमांटो का मतलब होता है। यानी कि अगर आप उसकी दो अर्थ जो होंगे वो इक्वली ही इक्विवेलेंट होंगे, दोनों अर्थ जो होंगे इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, तो उसी का मतलब होता है पॉर्टमांटो का मतलब होता है। ठीक है, यहाँ किसने इसको इंट्रोड्यूस किया है, तो क्रिटिसिज्म जो होते हैं हम्फ्री डम्प्टी के द्वारा, इसको लिटरेरी क्रिटिक होते हैं उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। आगे जो कि इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें थी,
मैंने ओवर रीडिंग क्या होती है? ओवर रीडिंग यही होती है कि जब किसी एक शब्द का बार बार या फिर किसी शॉर्ट पैसेज का या फिर पैसेज का किसी शब्द का बार बार आप प्रयोग करते हो, बार बार उसको यूज़ करते हो या फिर बार बार पढ़ते हो, तो ओवर रीडिंग करने से जो आपका अर्थ निकल के आता है वो भी आपके मतलब कि एम्बिग्यूटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। और एक पॉइंट मैंने ये बताया कि R.S. करेन ने स्टार्ट किया था, ये मतलब स्टार्टेड होते हैं या फिर स्टार्टेड बोल दीजिए या फिर प्रिकर्सर होते हैं शिकागो मूवमेंट के। आगे आते हैं एंटी हीरो। एंटी हीरो कौन होते हैं? एंटी हीरो क्या होता है? द चीफ पर्सन इन अ मॉडर्न नॉवल, चीफ पर्सन इन मॉडर्न नॉवल और प्ले whose character is widely discrepant from that of the traditional protagonist or hero of serious literary work। ठीक है, तो यहाँ पे हीरो के जस्ट अपोजिट, ठीक है, प्रोटागोनिस्ट के जस्ट अपोजिट जो बंदा होता है उसी को एंटी हीरो कहते हैं। अब हीरो में क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, उसका एंटी हो जाना, ठीक है, उसका एंटी हो जाना ही एंटी हीरो कहलाता है। अब जिसमें इसके क्वालिटीज़ यहाँ पे बताए हैं कि इंस्टेड ऑफ मैनिफेस्टिंग लार्जनेस, डिग्निटी, पावर और हीरोइज्म, द एंटी हीरो इज़ प्रिटी इग्नोमिनियस, पैसिव, क्लॉनिस और डिसऑनेस्ट। ये बताने की कोशिश करते हैं कि हीरो जैसे ताकतवर होता है, डिग्निटी होती है उसमें, ठीक है, हीरोइज्म होता है, बट एंटी हीरो के अंदर ये सब चीज़ नहीं होता है। वो पेटी होता है, इग्नोमिनियस होता है, पैसिव होता है, क्लॉनिश होता है और डिसऑनेस्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि the use of non-heroic protagonists occur as early as the picaresque novel। पिकारेस्क नॉवल में, जो कि 16th सेंचुरी में ये नॉवल आती है, द हीरोइन ऑफ डेफोस माल फ्लैंडर्स 1722। ठीक है, ये बेस्ट एग्जांपल दिया जा रहा है माल फ्लैंडर का। डेफो का जो वर्क है माल फ्लैंडर्स जो 1722 में आई है, जो इसमें हीरोइन होती है, मॉल जो होती है, शी हैज़ अ लॉट ऑफ हस्बैंड्स एंड बॉयफ्रेंड्स। ठीक है, अ लॉट ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ दैट बॉयफ्रेंड्स एंड हस्बैंड्स। ठीक है, बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स करते हैं ये सब चीज़ें। एक तरीके से एक जो एक आदर्श हीरो का, जो आदर्श प्रोटागोनिस्ट का जो एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, उससे ये परे होता है। ठीक है, हीरो क्या होता है, उसके पास एक ही हीरोइन होगी, एक ही हस्बैंड होगा, ये सब चीज़ें होती हैं, अच्छा होता है। ठीक है, बट इसमें ये नहीं होता है, एंटी हीरो में ये नहीं होता है। सॉरी, एक मिनट। तो ये पिकारेस्क नॉवल है, ये दिमाग पे रखिएगा। और एंटी हीरो का एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है माल फ्लैंडर की हीरोइन जो होती है। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं जैसे कि जॉन वेन का हरी ऑन डाउन 1951, किंग्सली एमिस का लकी जिम 1954, और योसारियान जोसेफ हिलर्स का कैच 22, हमबर्ट का व्लादिमीर नोकोवोक लोलिटा, और टैरोन स्लोथ्रोप इन थॉमस पिंचोन्स ग्रेविटी रेनबो। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टर के नाम बताए गए हैं, और कैरेक्टर के नाम बताया गया है, यानी कि उन प्रोटागोनिस्ट का नाम बताया गया है, जो कि वो हैं, क्या हैं, आपके एंटी हीरो हैं। ठीक है, कुछ वर्क्स हैं, ये किंग्सले एम्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में रखिए। और माल फ्लैंडर, ये जो कि पिकारेस्क नॉवल होता है, 16th सेंचुरी में आता है, ये इंपॉर्टेंट है। और थॉमस पिंचोन की ग्रेविटी रेनबो, और नोबोकोव का ललिता, और जोसेफ हिलर का कैच 22। ये कुछ वर्क्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। और सिमुल बेकेट ड्रामा, सिमुल बेकेट का जो ड्रामा होता है, जैसे द ट्रैम्प्स ऑफ व्लादिमीर एंड स्ट्रागॉन इन वेटिंग फॉर गोडोट 1952, और द ब्लाइंड एंड पैरालाइज्ड ओल्ड मैन हैम हु इज़ द प्रोटागोनिस्ट इन एंड गेम, जो कि एंड गेम में प्रोटागोनिस्ट होता है हैम। और सैमुअल बेकेट के ड्रामा व्लादिमीर एंड स्ट्रागॉन जो वेटिंग फॉर गोडो में ये दोनों कैरेक्टर आते हैं। यहाँ पे एम्बिग्यूटी होती है, कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एम्बिग्यूटी। ये सारे कैरेक्टर्स जो है एग्जाम्पल है एम्बिग्यूटी के। तो एम्बिग्यूटी में हमने क्या पढ़ा है, एंटी हीरो हमने क्या पढ़ा। एंटी हीरो हमने ये पढ़ा कि हीरो के
जस्ट अपोजिट होता है। हीरो सीरियस होता है, गंभीर होता है, डिग्निफाइड होता है, पावरफुल होता है, और उसमें हीरोइज्म होती है। बट एंटी हीरो में ये सब नहीं होता है। पैसिव होता है, क्लॉनिस होता है, डिसऑनेस्ट होता है, ठीक है। और जैसे कि पिकारेस नॉवल जो डेफो की मॉल फ्लैंडर्स है, उसकी जो हीरोइन होती है मॉल, वो बेस्ट एग्जांपल है। आप पढ़े होंगे, आपके पीजी जिम होगा। किंग्सले एमिस का लकी जिम हो गया, इसमें लकी जिम ही होता है। और जोसेफ हेलर का कैच 22 में योसोरियान इसमें होता है, नाम का कैरेक्टर होता है। हम्बर्ड करके कैरेक्टर आता है नोबोकोब लॉलिटा में, नोबोकोब की लॉलिटा में। और टायरन स्लोथ्रोप जो होता है नाम करके कैरेक्टर आता है ग्रेविटी रेनबो में, टॉमस पिंजोन का जो वर्क है। ये सारे कैरेक्टर जो होते हैं एक एंटी हीरो के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। ओके, आगे जाते हैं। और सैमुअल बेकेट का जो व्लादिमीर सैमुअल बेकेट का जो व्लादिमीर है और एस्ट्रागन है, ये दोनों कैरेक्टर जो हैं ये भी वेटिंग फॉर गोडो में आए हैं, और ये भी एग्जाम्पल है एंटी हीरो के। और हैम जो एक कैरेक्टर होता है एंड गेम में, ये भी एग्जाम्पल है आपके एंटी हीरो के, ठीक है। ये कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट क्यों हुए? क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में ये पूछ लेता है कि ये 4-5 कैरेक्टर दे देंगे और उसके वो मतलब कि किस नॉवल में या फिर किस वर्क में आया है ऐसे दे देंगे और मिलान करने के लिए बोलेंगे। तो यू हैव टू नो ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। इसलिए मैंने एक एक चीज़ें बताई हैं ऐसे। अब आ जाते हैं एंटीथेसिस क्या होती है। A contrast or opposition in the meaning of the contiguous phrase or clauses that manifest parallelism. That is a similar words, order or and structure in their syntax. ठीक है। एंटीथेसिस का मतलब क्या होता है? एक कंट्रास्ट अपोजिशन होता है किसी भी मीनिंग में, ठीक है, किसी भी फ्रेज में, किसी भी क्लॉज में, जिसमें पैरेललिज्म हो, यानी कि वो कंट्रास्ट मीनिंग बराबर बराबर होगा। और सिमिलरली शब्द के जो ऑर्डर होंगे, स्ट्रक्चर होंगे सिंटैक्स के, ठीक है, सिंटैक्स के जो ऑर्डर होंगे, जो स्ट्रक्चर होंगे वो सेम ही होंगे, ठीक है। सेम होने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट यहाँ पे आया है, वर्ब यहाँ पे आई है, तो यहाँ पे कंजक्शन के बाद में सब्जेक्ट यहाँ पे आएगी, वर्ब यहाँ पे आएगी, ऐसे करके होगा, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट जो बताया जा रहा है, यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर होगा बराबर के भागों में डिवाइड होगा वो, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव ऐसे करके आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ऐसे करके आएगा। तो आपका जो सेकंड वाला पार्ट होगा उसमें भी वही एकदम सेम चीज़ें ही आएंगी, शब्द में परिवर्तन होगा बट लेकिन स्ट्रक्चर जो होगा वो आपका सेम ही होगा। पैरेललिज्म जिसे बोलते हैं, बराबरी का वो जो बोलते हैं, ठीक है, बराबर होता है उसमें। एंटीथेसिस में यही मतलब कि चीज़ इंपॉर्टेंट है। अलेक्जेंडर पोप का वर्क आता है एटिकस इन हिज एपिसल टू डॉक्टर आर्बुथनॉट 1735 में। विलिंग, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे अच्छे से आप समझ में सकते हैं कि यहाँ पे विलिंग टू वाउंड एंड येट अफ्रेड टू स्ट्राइक, विलिंग टू वाउंड एंड येट अफ्रेड टू स्ट्राइक, चाहते तो हैं कि हम घायल हो जाए बट फिर भी हम संघर्ष करने से डरते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर सेम है, जस्ट अपोजिट है कि एक में उसका विलिंग टू वाउंड, चाहते तो हैं कि हम घायल हों, हम दुख को झेलें, बट येट टू स्ट्राइक, ठीक है, हम संघर्ष करने से भयभीत होते हैं, फिर भी हम संघर्ष करने से भयभीत होते हैं। तो यहाँ पे जो है एक ये स्ट्रक्चर हो गया और एक ये स्ट्रक्चर हो गया, दोनों सेम हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर्स सेम हैं। और ये एक में अलग अर्थ बताते हैं, एक में अलग अर्थ बताते हैं, लेकिन दोनों जस्ट अपोजिट, जस्ट कंट्रास्ट होते हैं, ठीक है। वो फ्रेज या फिर क्लॉज जो है जस्ट कंट्रास्ट है लेकिन बराबरी के अर्थ को बताते हैं, ठीक है। ये है, आगे हैं कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस देख लेते हैं। बैरोन्स डिज़ाइंस अगेंस्ट बेलिंडा इन द रेप ऑफ लुकेस, बैरोन्स ने बेलिंडा के अगेंस्ट में ये चीज़ें बोली थी रेप ऑफ द लुकेस में, जो कि 1940 में आती है। ये पोप का वर्क है, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या लाइन आई है। Resolved to win, he meditates the way by force to ravish or by fraud betray, ठीक है। Resolved to win, he meditates the way by force to ravish or by fraud betray. This is also the line of, यहाँ पे alliteration भी आपको मिलेगा, एंटीथेटिक नाउन्स यहाँ पे हैं, और पैरेललिज्म का ये सिंटैक्स का एकदम प्रोमिनेंट, बहुत ही प्रोमिनेंट कॉन्टेक्स्ट है।
और यहाँ पे ये चीज़ें देखनी है। एफ 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 आया है, बार बार आया है, तो वहाँ पे ऐसे फोकसली देखेंगे तो यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है, बट यहाँ पे आपको एंटीथेसिस में यूज़ किया गया है। ठीक है, रिजॉल्व टू विन, ही मेडिटेट द वे, बाय फोर्स टू रेविस और बाय फ्रॉड बिट्रे। दिस आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आपके नेट के लिए इम्पॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, और एल टी के लिए और जी आई सी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं शेमुअल जॉनसन का प्रोज फिक्शन रासिलास, जो कि 1759 में आई है। उसमें चैप्टर 26 में दिया गया है, एक एंटीथेसिस का यूज़ किया गया है कि देखिए, और यहाँ पे एलिट्रेशन भी मतलब कि जहाँ पे देख लीजिए एंटीथेसिस है वहाँ पे एलिट्रेशन है, तो कंफ्यूज नहीं होना है उसकी, जहाँ पे कंट्रास्ट मीनिंग आया एलिट्रेशन तो होगा। ठीक है, एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन तो वही होता है जहाँ पे वॉवेल हो या फिर कॉन्सोनेंट को उसका दोबारा बार बार प्रयोग कर देना, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस हो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस हो तो वो एलिट्रेशन होता है। बट एंटीथेसिस क्या होता है? वहाँ पे एंटीथेसिस में कंट्रास्ट होंगे, शब्द होंगे, फ्रेज होंगे, बट वो कंट्रास्ट होंगे, दोनों पैरेलल होंगे। यानी कि जो शब्द फर्स्ट मतलब कि फ्रेज में बोला जाएगा वो सेकंड फ्रेज में उसके जस्ट अपोजिट बोला जाएगा। देन यू आपके दिमाग में ये स्ट्राइक कर देना है कि ये एंटीथेसिस का एग्जांपल है। ठीक है, जैसे कि मैरिज हैज़ मेनी पेन्स बट सेलिबेसी हैज़ नो प्लेजर, कि शादी में बहुत सारे दुख हैं बट ब्रह्मचर्य में सुख नहीं है, तो ब्रह्मचर्य में भी कोई सुख नहीं है। तो ये यहाँ पे ये एग्जाम्पल बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पैरेललिज्म है। ठीक है, और कंट्रास्ट मीनिंग को प्रदर्शित करती है ये लाइन भी, और आपका ये लाइन भी, और आपका ये भी। ठीक है, आपका ये लाइन भी, विलिंग टू वाउंड एंड गेट अप टू, विलिंग टू वाउंड एंड गेट अप टू स्ट्राइक। एंटीथेसिस का 3 एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया था, वो भी आप दिमाग में रखिए, क्योंकि एग्जाम्पल कभी कभी ऐसे उठा के दे देते हैं। आपके रेन मार्टिन से तो उठाते ही हैं एग्जाम्पल्स, बाकी आपके जो एम एच अब्राहम है यहाँ से भी मतलब एग्जाम्पल्स को उठाते हैं। यू हैव टू फोकस्ड ऑन ऑल दीज थिंग्स टॉपिक्स। चलिए आगे आ जाते हैं आर्काइज्म। ठीक है, आर्काइव में भी हम वही चीज़ें पढ़ेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, आर्काइव पहले ये देख लेते हैं आर्काइव का आर्क का मतलब क्या होता है। आर्क का मतलब होता है अब्सोल्यूट थिंग। ठीक है, अब्सोल्यूट थिंग। अब अब्सोल्यूट का मतलब क्या, कि वो चीज़ें जो कि पुरानी हो। ठीक है, वो चीज़ें जो कि पुरानी हो। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल दे करके यहाँ पे हम समझेंगे कि जैसे एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कि पहले की जो एंशियंट इंग्लिश थी उसमें दाऊ शब्द का यूज़ किया जाता था, दाई शब्द का यूज़ किया जाता है, किस लिए? यू के लिए। सो उस शब्द का प्रेजेंट में यूज़ करना ही आर्काइज्म का एक फर्स्ट एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं कि किसी पुरानी शब्दों का, किसी पुरानी सभ्यता का, किसी पुरानी रिचुअल्स का प्रेजेंट में यूज़ करना आर्काइव बोल सकते हैं, या फिर किसी शब्दों का, शब्द पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि शब्द के लिए यहाँ पे आया है, पुराने शब्दों का प्रयोग करना। ठीक है, पुराने शब्दों का प्रयोग करना अपने मॉडर्न वर्क्स में, तो वो क्या होता है? आर्काइव में कहलाता है। देख लेते हैं the literary use of words and expressions that have become absolute in the common speech of an era, जो एब्सोल्यूट बन जाता है। ठीक है, एब्सोल्यूट बन जाता है आपके कॉमन स्पीच में और या फिर किसी एरा में, तो वही एक्सप्रेशन जो होता है, वो जो शब्द होता है, वही होते हैं आर्काइव्स में। एब्सोल्यूट का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? ठीक है, तो जैसे कि स्पेंसर का जहाँ पे फेरिक पेन में दिया गया आर्काइव जो वर्ड्स हैं, इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं, देख लेते हैं। Spencer in The Fairy Queen 1590 to 96 deliberately employed archaism. Many of them derived from Chaucer's medieval English. तो यहाँ पे ये बताया जाए कि स्पेंसर का जो फेरी क्वीन है, जो कि 1590 से लेकर 96 के बीच में ही आया हुआ है, इसमें बहुत सारे आर्काइज्म शब्द का यूज़ किया गया है, जो कि चौसर के यानी कि चौसर के मेडिवल इंग्लिश एज से बिलोंग करता है। यानी कि चौसर ने जो पहले यूज़ किया था उसी शब्दों का प्रयोग करके यहाँ पे फेरी क्वीन में काफ़ी सारे शब्दों का प्रयोग किए हैं स्पेंसर ने। ठीक है, आगे जाते हैं। हाँ, शिवलरिक रोमांस में भी बहुत सारे इसका मतलब कि यूज़ किया गया है। हाँ,
यहाँ पे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। द ट्रांसलेटर्स ऑफ द किंग जेम्स वर्जन ऑफ बाइबल 1611 हैव वेट, डिग्निटी एंड sonority to their prose by sustained use of archaic रिवाइवल्स। तो जब किंग जेम्स वर्जन बाइबल का जो ट्रांसलेशन होता है, ठीक है, जब इसका ट्रांसलेशन होता है तो काफ़ी सारे जो आर्काइक शब्द होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो एक आर्काइक रिवाइवल होता है जब ट्रांसलेशन होता है किंग जेम्स वर्जन ऑफ द बाइबल का, तो जब ये ट्रांसलेट होता है तो उस टाइम पे आर्काइक एक रिवाइवल होता है कि आर्काइक शब्दों का प्रयोग, छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करना होता है आगे के टाइम में। और यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल आप यहाँ पे इससे और अच्छे से समझ लेंगे। कीट्स ने अपने ग्रेशियन आर्ट में विथ ब्रेडी शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। ऑफ मार्बल मेन एंड मैडन्स ओवर रॉड शब्द का प्रयोग किया है। he used archaic words for braid and worked, that is ornamented और all over, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेड शब्द का और वर्कड, ब्रेड शब्द का यूज़ किया है, ब्रेडे के लिए ब्रेड शब्द का यूज़ किया है। ओवर रॉट के लिए वर्कड, मतलब ओवर रॉट का मतलब वर्क दैट इज़ ऑर्नामेंटल और ऑर्नामेंटेड ऑल ओवर, ठीक है। ओवर रॉट के लिए ये शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इस मतलब इन शब्दों के लिए इन सब का प्रयोग किया गया है। तो दिस इज़ क्या है, ये आर्काइक का बेस्ट एग्जांपल है, आप इसको समझ सकते हैं। और ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है, आपके पीजीटी के लिए और नेट सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। पीजीटी के लिए फोकसली कि ओवरऑल एग्रेशन में विथ ब्रेडे ऑफ मार्बल मेन एंड मैडन्स ओवर रॉट, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म क्या होता है, ठीक है। आर्काइव्स में आप समझ गए हैं, तो वही का आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म, आर्काइव्स से ही आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म बनना है, ठीक। इसको देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ देखते हैं कि इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म द टर्म आर्केटाइप डिनोट्स narrative designs, pattern of action, character types, themes and images that recur in a wide variety of works, literature, as well as in myth, dreams and even social rituals। तो आर्केटाइपल में क्या, आर्केटाइप का मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि एक कैसे नरेटिव्स डिज़ाइन करना या फिर पैटर्न ऑफ एक्शन को बताना है, फिर ऐसे कैरेक्टर्स, इस प्रकार के कैरेक्टर थीम्स को बताना या फिर इमेजेस को मतलब कि क्रिएट करना कि जो कि ड्रीम्स में हो, जो मिथ हो, ठीक है। सोशल रिचुअल्स में जो होते हों, उस तरह की चीज़ों को उठा करके आपके लिटरेचर में उस पर वर्क करना ही आर्केटाइप कहलाता है, जो कि बहुत ही पुराने होते हैं। मिथ बहुत ही पुराना होता है। ड्रीम्स आपके भैया सच ही नहीं होते, मिथ भी कहीं ना कहीं तो बोलते हैं, सच ही नहीं बोलते, सुनी सुनी बातें होती हैं मिथ है, ठीक है। और सोशल जो रिचुअल्स होते हैं, यहाँ सोशल रिचुअल्स पे किसी चीज़ को बताना, ठीक है, तो वो क्या होता है, आर्केटाइप कहलाता है, दैट इज़ कॉल्ड आर्केटाइप। और इन्हीं सब चीज़ों पे क्रिटिसिज्म करना, ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों पे क्रिटिसिज्म कर देना ही आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म कहलाता है, ठीक है। कुछ वर्क्स इसमें इम्पॉर्टेंट है, हम इसको देख लेते हैं। जेम्स जे फ्रेजर का गोल्डन बॉग है, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मिथ और रिचुअल्स की बातें की गई हैं, ठीक है, कल्चर एंड रिलीजन्स की बातें की गई हैं, और बस इसमें यही इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ देख लेते हैं आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म के बारे में बता रहे हैं कि आर्केटाइपल अमंग द प्रोमिनेंट practitioners of various modes of archetypal criticism, in addition to Maud Botkin, were G. Wilson Knight, Robert Graves, Philip Wheelwright, Richard Chase, Leslie Friedel and Joseph Campbell। आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म में कौन कौन राइटर आए हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं, तो उनके बारे में ये बता रहे हैं, ठीक है। आगे जाते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट वर्क है। एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म 1957 में आया है, नॉर्थ ऑफ राय का। ये क्या है, डेवलप कर आर्केटाइपल अप्रोच को डेवलप करते हैं।
हु विच इज़ कम्बाइंड विद टोपोग्राफिकल इंटरप्रटेशन। यहाँ पे टोपोग्राफिकल इंटरप्रटेशन से कंबाइन करते हैं। ऑफ द बाइबल, द कॉन्सेप्शन ऑफ द इमेजिनेशन इन द राइटिंग्स ऑफ द पोएट एंड पेंटर विलियम ब्लेक 1757 and 1827 into a radical and comprehensive revision of the foundational कॉन्सेप्ट ऑफ बोथ थ्योरी ऑफ लिटरेचर एंड द प्रैक्टिस ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ठीक है, जो कि थ्योरी हाँ, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि विलियम ब्लेक ने जैसे कि रेडिकली अपने वर्क में यूज़ किए हैं, बहुत सारी चीज़ें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को यूज़ किए गए हैं। वहाँ पे थ्योरी, जो लिटरेचर का जो थ्योरी होता है वो अलग होता है, लेकिन उसकी जो प्रैक्टिस होती है उसकी अलग होती है, और उस प्रैक्टिस पे क्रिटिसिज्म करना ही आपका आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म कहला देता है। ठीक है, तो ये आपका दिमाग में रखिएगा कि एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म नार्थ ऑफ फ्राई का वर्क है। हाँ, अब आगे देखते हैं मिथोई क्या होता है। दैट इज़ प्लॉट फॉर्म्स और ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर प्रिंसिपल। मिथोई का क्या होता है? मिथोई का मतलब होता है प्लॉट, ठीक है, प्लॉट फॉर्म या फिर ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट टू द 4 seasons in the cycle of the natural world are incorporated in our 4 major genres of comedy, spring, romance, summer, tragedy, autumn and satire, winter। तो मिथोई का मतलब क्या होता है कि दैट इज़ एक प्लॉट होता है। मिथोई का मतलब प्लॉट होता है जो कि स्ट्रक्चर और प्रिंसिपल वे में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, और इस वो किस किस जानर को फॉलो करता है? कॉमेडी, रोमांस, ट्रेजेडी, सटायर को फॉलो करता है। ठीक है, मिथोई का मतलब आप दिमाग में रखिएगा, दैट इज़ फॉर्म और ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल। ठीक, पॉइंटेड चीज़ें ही पढ़ें। तो यहाँ पे आपका ये ख़त्म हो गया आर्केटाइपल, आर्काइज्म और आर्केटाइपल ख़त्म हो गया। आर्काइज्म में हम ये पढ़े थे कि ऑब्सोल्यूट शब्द जो कि आपके अप्रचलित शब्द होते हैं और प्राचीन शब्द होते हैं, उन शब्दों का प्रयोग कर देना प्रेजेंट टाइम में ही आपका आर्काइज्म कहलाता है। एग्जाम्पल वहाँ पे हम देखे हैं। और नेक्स्ट क्या है? आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म ये होता है कि और किसी पुरानी सभ्यता का, किसी पुरानी रिचुअल्स का, ठीक है, और किसी पुरानी मिथ या फिर ड्रीम्स को प्रेजेंट में आपके वर्क्स में उसके कैरेक्टर्स के या फिर उसके एक्शन को बताना है, दिखाना, क्या कहलाता है? तो वो आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म कहलाता है। ये आर्केटाइप का पता, आर्केटाइपल होता है ये सब चीज़ें, और उन सब चीज़ों पे क्रिटिसाइज करना कि भाई ये यूज़ हुआ है तो क्यों यूज़ हुआ है, इसका तो कोई रियलिटी से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इन सब चीज़ पे जो बातें होती है तो आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म कहलाती है। आगे आ जाते हैं। मिथोई का मतलब भी हम समझ लिए हैं। एटमॉस्फेयर, ठीक है, हाँ, किसी भी वर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एटमॉस्फेयर कैसा हो। किसी वर्क को समझाने के लिए, किसी या फिर सिचुएशन को समझाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एटमॉस्फेयर कैसा हो। ठीक है, एटमॉस्फेयर के आधार जो नाम है यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं। एटमॉस्फेयर का मतलब हम जानते ही वातावरण होता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर इज़ द इमोशनल टोन परवेडिंग a section or the whole of the literary work which fosters in the reader expectations as to the course of events, whether happy or more commonly terrifying or disastrous। ठीक है, एटमॉस्फेयर क्या होता है? एक इमोशनल टोन होता है। जैसे कि आप हैमलेट देखिए, हैमलेट को पढ़िए तो स्टार्टिंग का जो फीचर दिखाया जाता है, स्टार्टिंग का जो वो एटमॉस्फेयर दिखाया जाता है, काफ़ी सारे गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है उस जंगल में। ठीक है, और उसके बाद ही वो आती हैं, विचेस आती हैं, गर्जना होता है, खूब बहुत सारे मतलब बिजली तड़कती हैं। तो ये क्या है? एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है। दिस इज़ क्रिएटिंग एटमॉस्फेयर। तो स्टार्टिंग का जो ये एटमॉस्फेयर होता है वही उसी एक इमोशनल टोन होता है उसमें। तो वो क्या होता है? वो हैप्पी भी हो सकती है, टेरिफाइंग भी हो सकती है, डिजास्टर्स भी हो सकती है जो एटमॉस्फेयर होगा। यहाँ पे हैमलेट का एग्जांपल दिए हैं, देख लेते हैं। हैमलेट बाय द टर्स एंड नर्व्स डायलॉग ऑफ द सेंटिनल एज दे एंटिसिपेटेड रीअपियरेंस ऑफ घोस्ट। जब घोस्ट रीअपियर होता है तो एक सेंटिमेंटल और नर्वस डायलॉग वो हैमलेट बोलते हैं। तो वो जो एटमॉस्फेयर होता है उसके ऊपर देते हैं। तो वो क्या होता है? एटमॉस्फेयर का एग्जाम्पल है। ठीक है, और कॉलरिज engendered a compound of religious and superstitious terror by his description of the initial scene in the narrative poem Christabel
1816। क्रिस्टाबेल 18 जो कि 1816 में आई है, ये नरेटिव पोएम है। उसमें जो सुपरस्टिशियस टेरर दिखाया जाता है, रिलीजियस कंपाउंड, जो रिलीजियस और सुपरस्टिशियस टेरर को कंबाइन करके शो किया जाता है, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आपके एटमॉस्फेयर का। और यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट जो वर्क है, हार्डी इन हिज नॉवल द रिटर्न्स ऑफ द नेटिव 1878 में आई है वर्क, मेक्स एडगन हीथ अ ब्रॉडिंग प्रेजेंस दैट रिड्यूसेस टू पैटिनेस एंड फ्यूटिलिटी द ह्यूमन स्ट्रगल फॉर हैप्पीनेस फॉर विच इट इज़ सेटिंग। ठीक है, तो रिटर्न ऑफ द नेटिव में जो एडगन हीथ नाम का जगह होता है, ये भी एक प्रेजेंस होता है, एक बहुत यहाँ पे फ्यूटिलिटी के लिए और पेटिनेस के लिए, एक जो रिड्यूस करता है वो प्रेजेंस के लिए यहाँ पे ह्यूमन स्ट्रगल होता है, हैप्पीनेस के लिए बहुत सारा ह्यूमन स्ट्रगल होता है। तो ये जो सेटिंग होती है एडगन हीथ में, ठीक है, तो दिस इज़ आल्सो एक क्रिएट किया जाता है, वो एडगन हीथ का एक जो एरिया होता है वो क्रिएट किया करता है एटमॉस्फेयर के बारे में। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर का दूसरा नाम भी देख लेते हैं इसको, और अल्टरनेट टर्म्स क्या होते हैं, मूड होते हैं। एटमॉस्फेयर को आप मूड भी बोल सकते हो। एटमॉस्फेयर का फ्रेंच जो एंड द फ्रेंच वर्ड एम्बियंस, एम्बियंस भी एटमॉस्फेयर के लिए आता है, और एम्बियंस जो है फ्रेंच वर्ड है, ये चीज़ें पॉइंटेड चीज़ें हैं, ये फ्रेंच वर्ड है एम्बियंस। एम्बियंस का मतलब भी होता है एटमॉस्फेयर, मूड का मतलब भी एटमॉस्फेयर होता है। एक शब्द है मिलियू, मिलियू का मतलब वातावरण होता है, वही एटमॉस्फेयर होता है। तो मिलियू इसलिए बोल रहे हैं कि आपका जैसे कि सिनोनिम्स पूछ लें तो यू हैव टू माइंड में, आपके दिमाग में ये होना चाहिए, मूड हो गया, एम्बियंस हो गया, मिलियू हो गया, दिस इज आल्सो द सिनोनिम्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, एटमॉस्फेयर के यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं आपने देखा है, ये इम्पॉर्टेंट आपके पीजीटी के लिए है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट भी है और हाँ ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखिए, आथर एंड ऑथरशिप में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आथर वो होता है जो लिखता है, ऑथरशिप वो होती है जो जिन चीज़ों को पब्लिश करवा दी जाती है, तो वो वर्क क्या होता है, ऑथरशिप हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है ऑथरशिप, और आथर एंड ऑथरशिप में कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। आगे चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, आपका जो ए अल्फ़ाबेट है, ए अल्फ़ाबेट जो है वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, ए अल्फ़ाबेट ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं बी अल्फ़ाबेट पे, बैलेट क्या होता है। ठीक, बैलेट देख लेते हैं। A short definition of the popular ballad, also called the folk ballad or traditional ballad, is that it is a song. It is a song transmitted orally which tells a story. बैलेट का दो तीन जो नाम है वो दिमाग में रखिएगा। फॉक बैलेट भी कहते हैं बैलेट को, ट्रेडिशनल बैलेट भी कहते हैं। ठीक है, बैलेट को फॉक बैलेट भी बोलते हैं, ट्रेडिशनल बैलेट में। बैलेट जो है पॉपुलराइज्ड हुआ है दो नामों से, फॉक बैलेट नाम से और ट्रेडिशनल बैलेट में नाम से। और बैलेट क्या होता है, एक सॉन्ग होता है। दिस इज़ अ सॉन्ग विच इज़ ट्रांसमिटेड ओरली, जिसको ओरल, जैसे कि पुराने टाइम में, जैसे कि इंडिया में तो पुराने टाइम में आल्हा गाया जाता था, आल्हा गाया जाता था। तो आल्हा क्या होता था, ओरली ट्रांसमिट किया जाता था। ठीक है, तो वो आल्हा क्या होता था, ये दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बैलेट, वो एक फॉक बैलेट होता था। ठीक है, फॉक बैलेट होता था। फिर उसी बैलेट को ऑर्गेनाइज्ड कर करके बाद में आगे गाया जाने लगा एक सिस्टमेटिक वे में, तो वो एक ट्रेडिशन बन गया बैलेट गाने का। ठीक है, तो जो ट्रेडिशन बन गया वो ट्रेडिशनल बैलेट कहा जाने लगा। ठीक है, तो बैलेट में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये बैलेट का दो नाम होता है, ये दिमाग में रखिए। बैलेट को आप फॉक बैलेट भी बोल सकते हैं, ट्रेडिशनल बैलेट भी बोल सकते हैं। एक गीत होता है, सॉन्ग होता है जो कि ट्रांसमिट किया जाता है ओरली, जिसमें एक किसी स्टोरी के बारे में भी बताया जाता है। ठीक है, और वो जो ट्रांसमिट होता है, वो जो गीत होता है, गीत के रूप में किसी स्टोरी को बताया जाता है, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, आगे जाते हैं। बैलेट्स आर thus the narrative species of folk song which originate and are communicated orally among illiterate or only partly illiterate people। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया जाए कि फोक सॉन्ग जो होता है ये फोक सॉन्ग से ओरिजिनेट होता है। यहाँ पे कॉमनली ये जो ओरली का मतलब कि कम्युनिकेट किया जाता है किसके लिए, अमंग इलिटरेट, जो अनपढ़ लोग होते हैं उनके लिए ओरली ये बताया जाता है, और पार्टली लिटरेट पीपल्स के लिए, पार्टली मतलब पढ़े लिखे लोगों के लिए, पार्टली इलिटरेट यानी कि अनपढ़ लोगों के लिए ये पहले गाया जाता था। ठीक है,
In all probability, the initial version of ballad was composed by a single author. तो यहाँ पे संभवतः ये बताया जा रहा है कि जो इनिशियल वर्जन था, प्रारंभिक जो वर्जन था बैलेट का, वो कंपोज किया जाता था किसी सिंगल ऑथर के द्वारा, बट ही और शी अननोन। लेकिन वो सिंगल ऑथर क्या होते थे? अननोन होते थे। सिंगल ऑथर क्या होते थे? अननोन होते थे। उनको कोई भी नहीं जानता था कि इस बैलेट को या फिर इस फोक सॉन्ग को किसने ओरिजिनेट किया है, फिर किसने लाया है। ठीक है। And since each singer who learns and repeat an oral ballad is apt to introduce changes in both the content, the text and tone. तो जैसे जैसे जितने भी सिंगर्स थे वो सीखते हैं और रिपीट करते हैं बैलेड का, तो इसमें बहुत सारे इसके टेक्स्ट में और इसके टोन में मतलब कि चेंजेस आते रहते हैं, टाइम टू टाइम उसका चेंज होता रहता है। ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि द पॉपुलर बैलेड इज़ ड्रामेटिक, कंडेंस्ड एंड इम्पर्सनल। पॉपुलर बैलेड्स कैसे होते हैं? ड्रामेटिक होते हैं, कंडेंस्ड होते हैं और इम्पर्सनल होते हैं। दैट मीन्स कि द नरेटिव बिगिंस विद द क्लाइमेटिक एपिसोड, tells the story tersely in action and dialogue, sometimes by means of dialogue alone, and tells it without self-reference or the expression of personal attitude or feeling. तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि किसी भी क्लाइमेटिक एपिसोड को का प्रारंभ कैसे होता है? टर्सली एक्शन में, यानी कि छोटे छोटे एक्शंस दिखा करके। ठीक है। कि और डायलॉग्स कैसे होंगे? डायलॉग एक कोई अकेला व्यक्ति एक डायलॉग को बोलेगा और वो जो डायलॉग होगा वो अपने सेल्फ रेफरेंस के बगैर होगा। ठीक है। उसमें अपना सेल्फ रेफरेंस नहीं होता है। एंड पर्सनल एटीट्यूड और फीलिंग्स, और द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनल एटीट्यूड और फीलिंग्स, और उसका पर्सनल एटीट्यूड या फीलिंग्स उसमें जुड़ी नहीं होती है उस स्टोरी को लेकर के। ठीक है। आगे जाते हैं। जो मोस्ट कॉमन ये बैलेड के बारे में हमने पढ़ा, जो कि चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, जानना बहुत ज़रूरी था। ठीक है। बैलेड के स्टैंजास के बारे में बात करते हैं। बैलेड के स्टैंजास के बारे में बात करते हैं। इज़ अ क्वार्टेन इन अल्टरनेटिव फॉर्म। बैलेड जो होता है क्वार्टेन में लिखी जाती है, और वो क्वार्टेन जो है 4 लाइन की होती है, आपको पता ही है। ठीक है। क्वार्टेन इज डिवाइडेड इनटू 4 लाइन्स। ठीक है। तो ये बैलेड जो होता है, बैलेड स्टैंजा होती है 4 लाइन की होती है, जिसको क्वार्टेन में भी लिखी जाती है। द 3 स्ट्रेस लाइन यूजुअली ओनली द सेकेंड एंड फोर्थ लाइन्स राइम। तो यहाँ पे 3 स्ट्रेस लाइन्स होती हैं, यूजुअली जो सेकेंड है एंड फोर्थ लाइन होती है वो राइम में होती हैं। ठीक है। दिस इज़ द फॉर्म ऑफ सर पैट्रिक्स। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट, मतलब कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल बताए गए हैं, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये 4 लाइन जैसे देख सकते हैं कि द किंग सिट इन द डमफर्लिंग टाउन ड्रिंकलिंग द ब्लेड रेड वाइन, ओ वार विल आई गेट अ ग्रेट सैलर टू सेल दिस शिप ऑफ माइन। ठीक है। तो 4 लाइन की होती है, ये बैलेड का फॉर्म है, ये बता रहे हैं। ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि बैलेड्स क्या होता है। बहुत सारे सॉन्ग जो होते हैं वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं, तो वो 2, 3, 4 ऐसे करके पॉइंट्स इंक्लूड करते हैं, देखते हैं। तो किस मतलब एक तरीके से सिंगर जो होते हैं, देखो, मेनी बैलेट से एम्प्लॉय सेट फार्मूलाज। बहुत सारे बैलेट जो होते हैं एक फार्मूला को एम्प्लॉय करते हैं। वो फार्मूला 3 प्रकार के होते हैं। विच हेल्प द सिंगर टू रिमेंबर द कोर्स ऑफ द सॉन्ग, जो हेल्प करता है सिंगर को उस सॉन्ग को याद करने के लिए। ठीक है। वो स्टॉक डिस्क्रिप्टिव फ्रेज, कुछ स्टॉक डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस होते हैं, जैसे कि ब्लड रेड वाइन एंड मिल्क वाइट स्ट्रीट, जैसे कि यहाँ पे यूज़ किया गया है। और दूसरा क्या होगा? रिफ्रेन, इन ईच स्टैंजा एडवर्ड लॉर्ड रैंडल। ठीक है। एंड इंक्रीमेंटल रिपीटेशन, और क्या होता है यहाँ पे? इंक्रीमेंटल रिपीटेशन होता है, इन विच अ लाइन और स्टैंजा इज रिपीटेड, जहाँ पे लाइन या फिर स्टैंजा रिपीट किए जाते हैं, बट विद द एडिशन दैट एडवांसेस द स्टोरी। लेकिन इस एडिशन में कि वो स्टोरी को एडवांस करेगा। ठीक है। जैसे लॉर्ड रैंडल, चार्ल वाटर, यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं। तो ये दिमाग में रखिएगा कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, फार्मूला जो अप्लाई करते हैं, जो सिंगर्स होते हैं बैलेट के, वो 3 प्रकार के फार्मूला अप्लाई करते हैं। फर्स्ट स्टॉक डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस होते हैं वहाँ पे। ठीक है। दूसरा रिफ्रेन का प्रयोग करते हैं, और तीसरा जो होता है इंक्रीमेंटल रिपीटेशन होता है, यानी कि किसी लाइन या फिर स्टेंजा को बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है। जैसे इंक्रीमेंटल रिपीटेशन क्या होता है? जैसे कि आप रामायण पढ़ते हो ना,
या फिर रामायण जब आपके यहाँ करवाया जाता है, तो ये जो 2 लाइन की वहाँ पे 2 लाइन होती है, यहाँ पे लेकिन 4 लाइन की होती है। तो 2 लाइन की जो दोहा बार-बार रिपीट की जाती है, तो वही क्या कहलाता है? इंक्रीमेंटल रिपिटेशन कहलाता है। ठीक है, इंक्रीमेंटल रिपिटेशन कहलाता है। ठीक है, और एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आप बता सकते हैं कि कीट्स का है वेलडिक्शन फॉर वेडिंग मॉर्निंग ऐसे करके है। सॉरी, ये नहीं है, किड्स का है लाबलेडम सन्स मर्सी। ठीक है, लाबलेडम सन्स मर्सी। ठीक है, तो वहाँ वो तो 4 बैलेड का बहुत एक बेस्ट एग्जाम्पल है। वहाँ पे 4-4 लाइन में डिवाइड होती है, और वो रिपीटेशन वहाँ पे 4-4 लाइन का रिपीटेशन जो होता है वो भी वहाँ पे अच्छे से बताया गया है। तो लाबलेडम सन्स मर्सी बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है आपका बैलेड का। ठीक है, किड्स के द्वारा लिखा गया है। और ब्रॉड साइड बैलेड देख लेते हैं। ब्रॉड साइड बैलेड क्या होता है? इज़ अ बैलेड a broadside ballad is a ballad that was printed in one side of the single sheet called broadside, deal with the current events or persons or issue and was sung to well known tune। तो ब्रॉडसाइड क्या होता है? किसी सिंगल पेज पर, ठीक है, सिंगल शीट पर प्रिंट करना किसी इवेंट के बारे में। ठीक है, किसी इवेंट के बारे में, किसी पर्सनल इशू के बारे में। ठीक है, और करंट इवेंट या फिर पर्सनल इशू के बारे में, और उसी को वेल ट्यून में गाया जाना। ठीक है, उससे सिंगल्स जो चीज़ें होती हैं किसी इवेंट्स के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, जो चीज़ें इवेंट्स के व्यक्ति के बारे में, इशू के बारे में जो चीज़ें लिखी गई होती है, उसी को वेल ट्यून में गाना ही क्या होता है? ब्रॉडसाइड बैलेड कहलाता है। ठीक है, ब्रॉडसाइड बैलेड में क्या होता है कि वो एक ही ब्रॉडसाइड क्या होता है? एक सिंगल शीट पे वो चीज़ें लिखी हुई होती हैं। ठीक है, प्रिंट होती है एक सिंगल शीट पे, ये दिमाग में रखी रहेगी, उसी को ब्रॉडसाइड बोलते हैं। अब आगे आ जाते हैं लिटरेरी बैलेड क्या होता है। विच इज़ अ नरेटिव पोएम। लिटरेरी बैलेड क्या होता है? विच इज़ अ नरेटिव पोएम रिटन इन अ डेलिब्रेट इमिटेशन ऑफ फॉर्म, लैंग्वेज एंड स्पिरिट ऑफ द ट्रेडिशनल बैलेड। ठीक है, तो यहाँ पे नरेटिव रिटन डेलिब्रेट इमिटेशन ऑफ फॉर्म एंड लैंग्वेज, फॉर्म एंड लैंग्वेज को इमिटेट करना, स्पिरिट ऑफ ट्रेडिशनल बैलेड, जो ट्रेडिशनल बैलेड होते हैं। ठीक है, तो वही तो मैंने बोला था कि फॉक बैलेड जैसे स्टार्टिंग में आता है, कौन ओरिजिनेट करता है, कौन लिखा है, डजेंट मैटर, वो बाद में धीरे 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 उसमें इम्प्रूवमेंट होता जाता है, और आगे जा करके जो इम्प्रूवमेंट होता है और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें वो किसी भी फॉर्म या फिर लैंग्वेज को ही इमिटेट करके लिखता है। ठीक है, तो वही क्या हो जाता है? आपका लिटरेरी बैलेड कहलाने लगता है। क्या कहलाने लगता है? लिटरेरी बैलेड कहलाने लगता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ वर्क्स हैं, देख लेते हैं। जी बर्गर के लेनोर हैं, और रोमांटिक एज की कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। देखिए, रोमांटिक एज में कॉलेज का राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर विच हाउएवर इज़ मच लॉन्गर हैज़ एंड मच मोर एलाबोरेटेड प्लॉट इन फॉक बैलेड। ठीक है, यहाँ पे फॉक बैलेड का एग्जाम्पल दिया गया है, एंड यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे किड्स का आ गया, वॉल्टर स्कॉट का प्राउड मेसी है, और किड्स का लाबलेडम सन्स मर्सी आ गया ना। जो आप जब किड्स का लाबलेडम छोटा है, आप उसको अच्छे समझ में आएंगे, पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि बैलेड क्या होता है। ठीक है, इन हिज लिरिकल बैलेड्स ऑफ 1798 वर्ड्सवर्थ बिगिंस वी आर 7 by introduced a narrator as an agent and first person teller of the story. I met a little cottage girl, which is probably one of the reason he called the collection of lyrical ballad। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट वर्क्स तो देख लेते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं। पहला तो हो गया आपका कॉलेज का राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, इसमें भी बैलेड का यूज़, फॉक बैलेड का यूज़ किया गया है। और किड्स का आपका लाबलेडम सन्स मर्सी हो गया। और लिरिकल बैलेड में जो VR7 की स्टोरी होती है, वहाँ बहुत ही प्यारी ये स्टोरी है, बहुत ही अच्छी है, आप इसको पढ़िएगा VR7, जिसमें एक छोटी सी बच्ची होती है, कहती है कि हम 7 हैं, और यहाँ पे जो पोइट होते हैं, जो एजेंट होता है एक तरीके से, जो स्पीकर होता है, वो बार बार पूछता है कि आपके कितने भाई बहन, तो वो कहती है, जो लड़की होती है छोटी सी, कहती है कि 2 आर इन द ग्रेव, 2 ग्रेव में है, 2 समुद्र में है, और
और 2 घर में हैं, ठीक है, और 1 मैं हूँ। तो एक तरीके से ये बताते हैं। तो यहाँ पे जो 2 समुद्र में होते हैं, 2 जो 2 कब्र में होते हैं, तो उनकी डेथ हो गई होती है। तो कहते हैं तब तो आप ज़्यादा लोग नहीं हुए, नहीं, लास्ट में ये कहते हैं नहीं है, वी आर 7, हम 7 हैं, तो 7 हैं। वो एक बात पे अड़ी रहती है। बहुत ही प्यारी सी ये पोएम है। यू शुड रीड दिस पोएम्स। आपके पीजीटी के लिए और टीजीटी के लिए भी एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वी आर 7, ठीक है। मुझे बहुत प्यारी लगी वी आर 7, आपको भी पढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, तो अब यहाँ पे एक और भी है, कॉलेज का एंशिएंट मैरिनर। यहाँ पे भी एक इसमें भी बहुत अच्छे से यूज़ किया गया है। इट इज़ द एंशिएंट मैरिनर एंड स्टॉप्ड वन ऑफ थ्री। तो ये भी ट्रेडिशनल बैलेट का एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे। तो कुछ एग्जांपल्स हमने देखे यहाँ पे जो बैलेट के लिए इम्पोर्टेंट थे। ब्रॉडसाइड बैलेट किसे कहते हैं? जो सिंगल शीट पे लिखी गई होती है, प्रिंटेड होती हैं। लिटरेरी बैलेट क्या होता है? एक नरेटिव पोएम होता है, किसी फॉर्म में लैंग्वेज को इमिटेट करके लिखा जाता है उसको, और वो ही ट्रेडिशनल बैलेट कहलाता है, ठीक है। और मैंने क्या बताया था कि इंक्रीमेंटल रिपीटेशन मतलब कि कोई व्यक्ति होता है जो बैलेट को गाता है, सिंगर जो होता है, या फिर बैलेट गाने वाले जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो किस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, तो वो 3 स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। पहला स्टॉक डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस, वहाँ पे कुछ फ्रेजेस यूज़ करते हैं, देन रिफ्रेन बहुत सारे यूज़ करते हैं, और इंक्रीमेंटल रिपीटेशन होता है वहाँ पे, ठीक है। ये दिमाग में रखना है। और बैलेट के जो स्टैंजा होते हैं क्वार्टेट में लिखे हो जाते हैं। क्वार्टेट 4 लाइन की होती है, ठीक है। 3 स्ट्रेस लाइन होती है, और 2nd एंड 4th लाइन इसमें राइमिंग होती है। ये दिमाग में रखी रही है। और बैलेट के बारे में बताया ही गया है कि बैलेट, फॉक बैलेट एंड ट्रेडिशनल बैलेट, दिस इज़ आल्सो नेम ऑफ द बैलेट। ये पॉपुलर बैलेट के ही नाम है। ये पॉपुलर बैलेट है। फॉक बैलेट क्या होता है ये भी मैंने बताया कि ओरली ट्रांसमिट किया जाता है, किसके लिए? लिटरेट पीपल के लिए, पार्टली लिटरेट पीपल के लिए, ठीक है। बैलेट क्या होता है? सॉन्ग का फॉर्म होता है जो कि ट्रांसमिट किया जाता है किसी भी स्टोरी को ओरली। तो ओरली किसी स्टोरी की कहानी के बारे में बताई जाती है, उसे बोलते हैं बैलेट, ठीक है। कुछ पॉइंटेड चीज़ें थी जिसको रिपीट करना इंपॉर्टेंट था, तो मैंने रिपीट कर दिया है। अब आ जाते हैं बार्ड। व्हाट इज़ बार्ड? ठीक है, बार्ड क्या है? A term of Gallic provenance appearing in English in the mid-15th century as a name of the professional poets who operated in the Celtic society of Ireland, Scotland, Wales, Cornwall, and Brittany, often the employees of the noble patron for whose achievements they provide poetic commemoration. In Ireland, bards constitute a learned, professional, and hereditary class charged with maintaining an oral history from generation to generation. ये कैल्टिक प्रोवेनेंस का टर्म है। ये दिमाग पे रखिएगा कि गैलिक प्रोवेनेंस का टर्म है, जो कि इंग्लिश में आया है मिड 15th सेंचुरी में, ठीक है। मिड 15th सेंचुरी में किसके लिए? प्रोफेशनल पोइट्स के लिए, ठीक है, प्रोफेशनल पोइट्स के लिए। और जो ऑपरेट करते हैं केल्टिक सोसाइटीज़ के, जो आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड कॉर्नवाल, ब्रिटेन के होते हैं, ठीक है। और जो कि जिनके बहुत सारे अचीवमेंट्स होते हैं, पैट्रोन होते हैं, नोबल पैट्रोन होते हैं, और बहुत सारे पोइटिक कमेमोरेशंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉइंटेड चीज़ें देख लेते हैं, ये दिमाग में रखिए। ये गैलिक प्रोवेनेंस का टर्म है, मिड 15th सेंचुरी में आया है, प्रोफेशनल पोइट्स के लिए आया है, ठीक है। और पोइट कहाँ के होते हैं? आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, कॉर्नवाल एंड ब्रिटेनी के होते हैं, ठीक है। केल्टिक सोसाइटी में कौन कौन आते हैं? आयरलैंड के लोग होते हैं, स्कॉटलैंड, वेल्स के, कॉर्नवाल के एंड ब्रिटेनी के एम्प्लॉयज़ आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंटेड चीज़ें, यहाँ पे जो चीज़ें हैं मैं वो देख लेती हूँ। टॉमस ग्रे का वर्क आता है द बार्ड करके, ठीक है। द बार्ड करके टॉमस ग्रे का वर्क आता है, ये इंपॉर्टेंट है। पिंडारी कोड, ये क्या होता है कि ये जो द बार्ड होते हैं ये पिंडारी कोड है, ठीक है। और ये केल्टिक रिवाइवल मूवमेंट्स के तौर पर ही एसोसिएट करके ये बार्ड करके ये टर्म अप्रिशिएट होता है और आता है, बाहर आता है। आज देख लेते हैं यहाँ पे पॉइंट चीज़ें। शेक्सपियर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ बार्ड ऑफ हेवन। शेक्सपियर को बार्ड ऑफ हेवन बोला जाता है। वर्ड्सवर्थ द बार्ड ऑफ रिडलमाउंट, वर्ड्सवर्थ को बार्ड ऑफ रिडलमाउंट बोला जाता है, ठीक है। एंड रॉबर्ट बर्न को द बार्ड ऑफ आयरशायर, बोला। ये पॉइंटेड चीज़ें जो कि एग्जाम में सीधे सीधे आपकी पूछी जाती हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में ये सारी चीज़ें सीधे सीधे पूछी जाती हैं। ये पॉइंटेड चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब आगे जी चीज़ें हैं, ये बरॉक है।
ठीक है। बरोक क्या होता है? बैरोक अ टर्म अप्लाइड बाय आर्ट हिस्टोरियंस। ये टर्म आर्ट हिस्टोरियंस के थ्रू अप्लाई किया जाता है एट फर्स्ट डेरोगेटरली। पहले कैसे अपमानजनक तरीके से इस शब्द का प्रयोग किया जाता था, किसके थ्रू? आर्ट हिस्टोरियंस के थ्रू। बट नाउ मेयरली डिस्क्रिप्टिवली, अब इसको डिस्क्रिप्टिवली यूज़ किया जाता है स्टाइल को या फिर इस टर्म को। टू अ स्टाइल और आर्किटेक्चर, किस लिए? किसी स्टाइल के लिए, मतलब कि आर्किटेक्चर की स्टाइल के लिए, स्क्रप्चर के लिए, पेंटिंग के लिए, एंड इमर्ज इन इटली एट द बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी एंड देन स्प्रेड टू जर्मनी एंड अदर कंट्रीज इन यूरोप। ठीक है, तो ये देखते हैं कि पहले ये कहाँ पे आया, ये आरंभ होता है, इसकी स्टार्टिंग यहाँ इटली से स्टार्ट होती है 17th सेंचुरी में, बाद में जर्मनी में या यूरोप में ये फैलती है। बट बरोक जो होता है पहले जो अप्लाई किया जाता था आर्ट हिस्टोरियंस के द्वारा वो भी अपमानजनक तरीके से बरोक टर्म का यूज़ किया जाता था, लेकिन बाद में इसको डिस्क्रिप्टिवली यूज़ किया जाने लगा किसी भी स्टाइल के लिए, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और पेंटिंग के लिए। ठीक है, इन सब के लिए यूज़ किया जाने लगा था। अब बरोक का मतलब क्या होता है यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, लिटरेचर में देखो वहाँ पे तो हिस्टोरियंस के थ्रू किया जाने लगा था, फिर बाद में इसको डिस्क्रिप्टिवली कहाँ पे, जो आर्किटेक्चर होता है, स्कल्पचर होता है, पेंटिंग्स होता है, उसके लिए यूज़ किया जाने लगा था। बट लिटरेचर में इसका कैसे प्रयोग किया जाने लगा? इट मे सिग्निफाई एनी एलेबोरेट फॉर्मल एंड मैग्निलोक्वेंट स्टाइल इन अ वर्स और प्रोज। फॉर एग्जाम्पल सम वर्सेज आर मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, थॉमस डिक्वेंसीज प्रोज डिस्क्रिप्शन इन हिज ड्रीम इन द कन्फेशन ऑफ ओपन ईटर 1822। ठीक है, तो यहाँ पे बाद में क्या होता है, बरोक का यूज़ किस में किया जाना, जैसे कि मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है 1667 में आया है। थॉमस डिक्वेंसी का जो इनका ड्रीम का जो डिस्क्रिप्शन होता है कन्फेशन ऑफ एन ओपियम ईटर में। ठीक है, ये दोनों क्या होता है, ये बरोक कहला जाता है, ये बरोक के अंतर्गत आते हैं, इसको दिमाग पे रखिएगा। ठीक है, और बाकी चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है, पॉइंटेड चीज़ें हम देखेंगे कि वर्क इम्पॉर्टेंट है और बरोक क्या होता है और बरोक मतलब कि कहाँ कहाँ आया है, कहाँ पहले यूज़ हुआ था, किस सेंचुरी में यूज़ हुआ था, यही सब पूछते हैं, या वही सब चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे, इस पर फोकस भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। द टर्म बरोक इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्पेनिश पोर्टुगीज। टर्म बरोक है ये कहाँ से डिराइव करता है? स्पेनिश और पोर्टुगीज शब्द से डिराइव करता है। नेम फॉर पर्ल के नेम पर, दैट इज रग एंड इरेगुलर इन शेप, जो कि बहुत ही रग होता है और शेप में इरेगुलर होता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, बरोक जो टर्म होता है स्पेनिश एंड पोर्टुगीज शब्द से डिराइव करता है पर्ल के नाम पर, जिसका मतलब होता है रग एंड इरेगुलर इन शेप में ये रग होते हैं और इरेगुलर होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आप हाईलाइट भी कर लीजिए अपने वर्क में, बुक में, और पॉइंटेड चीज़ें हैं, इसको आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, बाथोस से अब हम कल पढ़ेंगे, जो कि बाथोस हम लोग अब कल देखेंगे। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मैंने देखा है और आपको बताया है, जो कि बहुत ही, देखिए हम सबसे ज़रूरी होता है कि हम कोई स्टडी कर रहे हैं तो हमको स्मार्ट स्टडी करनी है किसी भी चीज़ के लिए। तो स्मार्ट स्टडी के लिए ये ज़रूरी है कि हमको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। हम यहाँ पे वही पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, हम पहले इसको पढ़ा लेंगे, उसके बाद इस पर क्विज़ प्रोवाइड करेंगे। क्विज़ का मतलब होता है कि आपका हम यूट्यूब पे भी प्रोवाइड करेंगे, और अगर आपको मतलब कि लिंक चाहिए, ग्रुप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, उसको आप मतलब कि टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन भी हो जाइएगा। इससे ये रहेगा कि आपको लिंक वहाँ पे तुरंत प्रोवाइड हो जाएगा, आप तुरंत उस वीडियोज़ को देख सकेंगे, उस क्वेश्चंस को देख सकेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर। ठीक है, तो अगर होप मैंने जो समझाया है, मैंने जो बताया है, आपको समझ आया होगा। सो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच।